यूटीआई से बचने के लिए 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। कहीं भी स्टोन्स होंगे किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है इन्फेक्शन का। यूरिन में ब्लड आना कितना सीरियस सिम्टम्स है और हमें किस सिचुएशन में डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए? बहुत सारे टेस्ट करने के बाद भी ब्लड कहाँ से आ रहा है पता नहीं चलता। कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो हम किडनी की हेल्थ को लेकर के करते हैं? जल्दी इलाज ना करा के उसको बहुत बड़ा लेते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। आपके एक्सपीरियंस में किडनी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए 5 गुड हैबिट्स क्या सबसे जरूरी है? किडनी बहुत इंपॉर्टेंट अंग है जिसको कि शुगर और ब्लड प्रेशर खराब करती है। देसी दवाइयाँ किडनी को खराब करती हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, दवाई के साथ साथ आपको एक तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और कितना पानी पीना ज़रूरी है वो डिपेंड करता है कि आप किस एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी विद विकास पुरोहित, आपके चैनल और आपके होस्ट विकास पुरोहित के साथ। दोस्तों, आज का ये एपिसोड खास तौर पर उन सभी लोगों के लिए है जो किडनी की हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं, चाहे वह किडनी के पेशेंट हैं चाहे वह ना हैं, क्योंकि किडनी एक मेन पार्ट है हमारे शरीर का। इस पॉडकास्ट में हम किडनी के साथ साथ यूरोलॉजी से जुड़े तमाम सवाल, चाहे प्रोस्टेट कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर और कुछ कॉमन डिजीज के बारे में विस्तार से समझेंगे। साथ ही साथ इनसे बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे दिल्ली के टॉप सीनियर यूरोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर अजय अग्रवाल जी के साथ। तो चलिए देर ना करते हुए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यूरोलॉजी में सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं जो लोगों को रेगुलर चेकअप के लिए पुश करती हैं? यूरोलॉजी में अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम बार बार बोलेंगे यूटीआई, किडनी स्टोन्स, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। फिर थोड़ी जैसे एज बढ़ती है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम शुरू होती है। और हम कैंसर्स की बात करें तो कैंसर्स, किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, जो कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, पर क्योंकि हमारा कंट्री गर्म प्रदेश कहलाता है तो यहाँ पर स्टोन्स प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है और लोग उसको नेग्लेक्ट करते रहते हैं, तो उसके लिए हमको अवेयर रहना चाहिए। यूटीआई से बचने के लिए 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। यूटीआई मेल्स में बहुत कॉमन नहीं है, पर फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है। जैसे जैसे फीमेल्स की एज बढ़ती है, जैसे जैसे वो मीनोपॉज की तरफ बढ़ते हैं, ये कॉमन हो जाती है। हार्मोन की डेफिशिएंसी, वजाइनल ड्राइनेस, और फीमेल्स का जो यूरिनरी पैसेज यूरेथ्रा कहलाता है वो शॉर्ट होता है। तो इन सब फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट यूटीआई बहुत कॉमन है, मेल्स में इतना कॉमन नहीं है। और जनरल पब्लिक में यूटीआई होता है किडनी में, ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है तो, जैसे स्टोन्स, कहीं भी स्टोन्स होंगे किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है इन्फेक्शन का, जो लोग नेग्लेक्ट करते रहते हैं। इसीलिए कभी भी हम लोग यूटीआई देखते हैं तो उसमें बहुत कॉमन टेस्ट आजकल जैसे अल्ट्रासाउंड करने से हमें पूरा किडनी सिस्टम बहुत आराम से और एक सिंपल यूरिन टेस्ट से हमको बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम्स पता चल जाती हैं। पानी कम पीना, बहुत जनरल टॉयलेट, जो कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जनरल पब्लिक टॉयलेट्स बहुत साफ़ नहीं हैं, तो एक वो कारण है। तो ये मेन कारण है पानी, कोई इन्फेक्शन, जो कि बहुत कॉमनली करते रहते हैं। जैसे अभी आपने बताया जनरल टॉयलेट्स, तो क्या पब्लिक टॉयलेट से भी यूटीआई का खतरा बढ़ता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्फेक्शन, क्योंकि आप मेल्स में इतना कॉमन नहीं है, बट फीमेल्स को टॉयलेट सीट पे बैठ के यूरिन पास करना है, वो बहुत हाइजीनिक के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उनको बहुत कॉमनली इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिन में ब्लड आना कितना सीरियस सिम्टम्स है और हमें किस सिचुएशन में डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए? यूरिन में ब्लड आना ये दर्शाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। नॉर्मल कोर्स में यूरिन में ब्लड नहीं आता है,
सबसे कॉमन कंडीशंस जिसमें कि ब्लड आता है, नंबर एक किडनी के स्टोन्स या किडनी ट्रैक्ट कहें, यूरिनरी ट्रैक्ट कहलाता है, किडनी, ब्लैडर, यूरेटर, कहीं कहीं पर स्टोन, जिसमें कि यूजुअली पेशेंट को दर्द होता है। दूसरा कॉमन कारण है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट जैसे जैसे एज बढ़ती है मेल्स में तो प्रोस्टेट की वजह से आ सकता है। जो तीसरा कारण है, कहीं पर भी कैंसर हो सकता है, किडनी कैंसर जो कि पेन नहीं करते हैं, ब्लैडर कैंसर, ब्लड आ जाता है। चौथा कारण, कभी कभी बहुत सारे टेस्ट करने के बाद भी ब्लड कहाँ से आ रहा है पता नहीं चलता है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। पांचवा कारण इन्फेक्शन, चूँकि इन्फेक्शन में ब्लड कॉमन नहीं है बट आ सकता है। अच्छा, आप बात करते हैं किडनी के ऊपर, तो सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि 5 ऐसी कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो हम किडनी की हेल्थ को लेकर के करते हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ अपनी हेल्थ के लिए लोग बहुत अवेयर नहीं है, नंबर वन। दूसरा, नीम हकीम, होम्योपैथिक, मतलब बहुत सारी कॉमन बीमारियां हैं जिसको जल्दी इलाज ना करा के उसको बहुत बड़ा लेते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। तो जो सबसे कॉमन जो अगर हम शुरुआत से ले, जैसे मेडिकल प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, शुगर, उसको लोग कंट्रोल नहीं रखते हैं, और लॉन्ग टर्म में बहुत से लोग दवाइयाँ नहीं लेना चाहते हैं या उसको कंट्रोल नहीं रखते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि शुरू के कई साल आपको पता नहीं चलेगा किडनी खराब हो रही है। ये घुन की तरह किडनी को धीरे धीरे खराब करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जितनी भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, उनका बहुत अच्छे से कंट्रोल रखना चाहिए। डॉक्टर को बहुत रेगुलर टाइम टू टाइम दिखाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोगों को हमने देखा कि शुगर, एक बार दवाई ले ली उसी को चलाते रहते हैं, रेगुलर चेकअप नहीं कराते, बीपी का रेगुलर चेकअप नहीं कराते, बीपी की दवाइयाँ नहीं लेना चाहते। बहुत ज़्यादा लोगों को ये भ्रांतियाँ हैं कि बीपी की दवाई लेंगे तो हमको आदत पड़ जाएगी। बहुत गलत सोच है, उससे किडनी खराब होती है। फिर आता है किडनी की बीमारियां जैसे कि स्टोन्स। लोग स्टोन को सीरियसली नहीं लेते हैं, बहुत कॉमन, सबको पता है कि वो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक पे जाते हैं। ज़रूर दवाइयाँ ज़रूर लेना चाहिए, पर छोटे स्टोन केवल दवाइयों से निकलते हैं। बहुत बड़े बड़े स्टोन भी लोग भूल जाते हैं। क्या होता है, कभी कभी दवाइयों के लेने से आपको दर्द नहीं होता, तो लोग उसको भूल जाते हैं और वो स्टोन धीरे धीरे किडनी खराब करता रहता है। फिर ये कॉमन है। प्लस किसी किसी को बहुत ज़्यादा पेन किलर्स, बहुत सालों तक पेन किलर लेने से किडनी खराब होती है। बहुत ज़्यादा देशी दवाइयाँ, जितनी भी एलोपैथिक के अलावा, क्योंकि उनकी स्टडीज़ नहीं है, वो अगर लॉन्ग टर्म में ले रहे हैं, बहुत हैवी मेटल्स वगैरह उनमें यूज़ होते हैं, वो भी किडनी को ख़राब करती हैं। तो हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए और टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस में किडनी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए 5 गुड हैबिट्स क्या सबसे जरूरी है? सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अपना ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए आदमी को अवेयर होना चाहिए। आजकल लोग हेल्थ के लिए अवेयर नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो अवेयर हैं, बट जो पुअर पॉपुलेशन है वो अवेयर नहीं है। छोटी बीमारियों को बढ़ा लेती है। शुगर, बीपी जैसे बहुत ध्यान नहीं रखते हैं। जब आदमी को पहले तो उनको यही पता क्या होता है कि शुगर बढ़ा हुआ है और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए हम रेगुलर चेकअप कराते हैं। रेगुलर चेकअप कराने से आपको वो चीज़ें जल्दी पता चल जाती हैं। इसलिए हर आदमी को एटलीस्ट साल में एक बार रूटीन चेकअप, रूटीन ब्लड टेस्ट, रूटीन अल्ट्रासाउंड कराते रहना चाहिए। क्या होता है, शुगर और ब्लड प्रेशर अगर बहुत सालों तक अनकंट्रोल रहते हैं, प्रॉपर आप दवाई नहीं ले रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा, वैसे तो ये शरीर के सारे अंगों को ख़राब करते हैं, बट किडनी बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है जिसको कि शुगर और ब्लड प्रेशर ख़राब करते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इनका कंट्रोल रखना है। कुछ लोग बहुत प्रॉपर दवाइयाँ नहीं लेना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए देसी दवाइयाँ लेना चाहते हैं। देसी दवाइयाँ किडनी को ख़राब करती हैं। बहुत ज़्यादा पेन किलर्स, कुछ लोग बहुत लंबे समय तक क्रॉनिक
समय तक अगर पेन किलर्स रेगुलर इंटरवल पे लेते रहते हैं तो वो किडनी ख़राब करते हैं। फिर किडनी की कुछ बीमारियां जैसे कि स्टोन्स, अगर किडनी स्टोन अगर आप प्रॉपर टाइम पे उनका इलाज नहीं करते हैं, क्या होता है कि सबको ये भ्रम है कि इस किडनी स्टोन दवाइयों से निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत छोटे स्टोन 6 से 7 mm तक के स्टोन किडनी से दवाइयाँ या पानी पीने से ही निकल जाते हैं। पर अगर स्टोन बड़े हैं, फंसे हुए हैं, तब भी लोग कई कई सालों तक दवाइयाँ लेते रहते हैं। कुछ दवाइयाँ आपको पेन ख़त्म कर देती हैं, तो आप अवेयर नहीं हैं, आपने अल्ट्रासाउंड रूटीन चेकअप नहीं कराया, तो आपकी किडनी, हम लोग रोज़ देखते हैं कि काफ़ी लोगों की किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए आपका रूटीन चेकअप, प्रॉपर इलाज, शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और इसका किडनी अगर नहीं रखेंगे तो किडनी ख़राब होगी, जिसका कि आगे जाके कोई इलाज नहीं है। अच्छा, किडनी स्टोन्स के कॉजेज क्या होते हैं और कुछ चीज़ें जो हम किडनी स्टोन से बचने के लिए अवॉइड कर सकते हैं? जो मैं समझता हूँ किडनी स्टोन बनने का कारण, ये जो हॉट कंट्रीज़ हैं, जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत हॉट है, वहाँ पे क्या होता है, हमारे शरीर का अधिकतर पानी क्या होता है, गर्मियों में हमें पसीना बहुत आता है, तो हम पानी अगर उसी मात्रा में नहीं पी रहे हैं तो हमको यूरिन कम आता है। यूरिन कम आएगा तो उसमें कुछ सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, सुपर सैचुरेशन कहलाता है, जैसे कैल्शियम, ऑक्सलेट, ये किडनी से रिलीज होते हैं यूरिन के थ्रू। तो अगर हमारा यूरिन का क्वांटिटी, यूरिन का वॉल्यूम अच्छा नहीं होगा तो ये सॉल्ट ज़्यादा होंगे और वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इसीलिए गर्मियों में पानी बहुत पीना ज़रूरी है, जिससे कि यूरिन आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में, और कितना पानी पीना ज़रूरी है वो डिपेंड करता है कि आप किस एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं। बहुत गर्म जैसे लेबर है, पसीना बहुत आ रहा है, तो वहाँ पानी बहुत पीना पड़ेगा, जिससे कि आपको एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर यूरिन 24 घंटे में आता रहे, तो स्टोन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर आता है हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट एक बहुत बड़ा रीज़न है स्टोन्स बनने का। उसमें ऑक्सलेट्स वगैरह बहुत होते हैं, यूरिक एसिड होता है, तो हमको हाई प्रोटीन डाइट भी संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बाकी और डाइट प्रोडक्ट्स हैं, बट जैसे बहुत ज़्यादा जो लोग कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या जो भी एरेटेड ड्रिंक हैं, उसमें भी CO2 और ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से ये 2-3 चीज़ें, ज़्यादा पानी, लो प्रोटीन डाइट और लो कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा जिसमें कि एरेटेड ड्रिंक्स हैं, इतना ही अगर कर लें तो काफ़ी है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर, नॉर्मल पानी आदमी को भी। पानी की मात्रा आपने जैसे बताया 2 से 3 लीटर मिनिमम हमारे को डेली पानी लेना चाहिए। लेना चाहिए, पर अगर हम गर्म या ओपन में हैं, जो वेंडर्स हैं या लेबर है या जो आजकल सप्लाई वाले हैं, बहुत पसीना आ रहा है तो उनको पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 से 3 लीटर यूरिन पास करना चाहिए, क्योंकि जाड़ों में हमको कम पानी पीना पड़ेगा, गर्मी में हमको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। अच्छा, जैसे हाई प्रोटीन डाइट ये किडनी के लिए कितना हार्मफुल है और कितना प्रोटीन इनटेक सेफ है? हाई प्रोटीन, नॉर्मल आदमी के लिए प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा होना चाहिए, पर जैसे आप अगर रोज़ नॉनवेज ले रहे हैं, बहुत हाई प्रोटीन डाइट जो कि आजकल जिम वाले लेते हैं, उससे नुकसान नहीं है। पर अगर आपको स्टोन बन रहे हैं और आपको स्टोन बनने की टेंडेंसी है, तो आपको हाई प्रोटीन डाइट कम लेना पड़ेगा और वाटर इनटेक ज़्यादा करना पड़ेगा किडनी को सेव करने के लिए। और एक बार अगर किडनी ख़राब है, आपका यूरिया क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, तब आपको हाई प्रोटीन आप नहीं ले सकते, और फिर आपको डॉक्टर की सलाह से कितना प्रोटीन, कितना, फिर आपको डाइट चार्ट बना के दिया जाता है कि इतना आप ले सकते हैं, जो कि आपकी किडनी जिसको बैलेंस कर सकती है। अच्छा, इसी के साथ एक क्वेश्चन और आता है, जो आजकल कई बच्चे या बड़े जिम जाते हैं और सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं। ऐसी अफवाह है कि ये किडनी के लिए नुकसानदायक होते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि
हाई प्रोटीन डाइट खराब नहीं है। आप जिम जा रहे हैं, आप क्योंकि मसल डेवलपमेंट के लिए हाई प्रोटीन डाइट ज़रूरी है, बशर्ते कि वो गाइडेंस में हो। और अगर अगर आपको टेंडेंसी है स्टोन बनने की, उस केस में आपको हाई प्रोटीन डाइट कम करना पड़ेगा। किसी किसी को टेंडेंसी होती है स्टोन बनने की, या आपको ज़्यादा पानी पी के उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा कि आपको स्टोन ना बने। दूसरा, अगर आपकी किडनी खराब है, यूरिया क्रेटिनिन आपका बढ़ा हुआ है, उस केस में तो आपको किडनी स्पेशलिस्ट की सलाह से ही प्रोटीन कितना इनटेक आपके लिए सफिशिएंट है वो समझना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि किडनी की हेल्थ के लिए कुछ नेचुरल रेमेडीज हैं, जैसे क्रैनबेरी जूस या हर्बल सप्लीमेंट्स। इसमें कितना सच है? क्रैनबेरी जूस एक्चुअली इन्फेक्शन में हेल्प करता है। अगर आपको, जैसे फीमेल्स में मैंने बताया, अगर बहुत रिकरेंट इन्फेक्शन यूरिन यूटीआई के उनको टेंडेंसी है, तो उनको क्रैनबेरी जूस काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अदरवाइज रेगुलर रूटीन यूज़ के लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, किडनी क्रॉनिक डिजीज क्या होती है? इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जिसमें कि भगवान ने हमको 2 किडनी दी। जब एक किडनी खराब हो जाती है तब भी हमारा जो यूरिया क्रेटिनिन लेवल है नॉर्मल रहता है। जब दूसरी किडनी भी खराब होना शुरू होती है तब यूरिया क्रेटिनिन लेवल बढ़ना शुरू होता है। उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या सीकेडी कहते हैं। उस केस में वो बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें किडनी खराब हो सकती हैं। जैसे मैंने बताया, शुगर, ब्लड प्रेशर बहुत सबसे कॉमन कॉज है किडनी खराब होने का, अनकंट्रोल्ड लॉन्ग स्टैंडिंग शुगर। अगर आपको कई सालों से शुगर है, आपने उसका ध्यान नहीं रखा, आपने ब्लड प्रेशर का ध्यान नहीं रखा, आपने पेन किलर्स खाते रहे, तो ये सब कारण है आपकी किडनी खराब होने के। तो जब अगर एक बार किडनी खराब हो गई, या जैसे आपने बहुत बड़े बड़े स्टोन्स हैं उनका ध्यान नहीं रखा, आपने देसी दवाइयाँ लेते रहे, उन तो ये सारे फैक्टर्स किडनी को ख़राब करते हैं। एक बार किडनी खराब हो गई तो उसका कोई मेडिकल इलाज नहीं होता है। या तो आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा या फिर आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। अच्छा, डायबिटीज़ वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए कोई ऐसे कॉमन टिप्स जो वो बच सकें, किडनी की हेल्थ को ठीक रख सकें? जैसा मैंने बताया कि भाई शुगर आपको बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना है, दवाइयों का बहुत रेगुलर सेवन करना है, आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते, टाइम टू टाइम आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और उल्टी सीधी दवाइयाँ लेने से आपको बचना है। अगर आप शुगर लेवल कंट्रोल रखेंगे तो आपकी किडनी जो 10 साल में ख़राब होनी है वो हो सकता है 20-30 साल में भी ख़राब नहीं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है शुगर को आपको किस तरह से कंट्रोल रखना है। शुगर कंट्रोल रखने के लिए 2-3 चीज़ें मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी है। दवाई के साथ साथ आपको एक तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज जो कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा शायद 10% लोग भी नहीं करते, रेगुलर वॉक भी नहीं करते। वॉक का मतलब ब्रिस्क वॉक, तेज़ तेज़ आपको चलना है, एटलीस्ट 4 से 6 किलोमीटर, एटलीस्ट हफ्ते में 4-5 दिन। आप डेली नहीं जा सकते तो एटलीस्ट 4-5 दिन चलना अपने चाहिए। चलना चाहिए, 4-5 किलोमीटर तेज़ी तेज़ी से। नंबर 1 इज़ एक्सरसाइज। सेकंड इज़ डाइट। डाइट के लिए आपको मीठा लोग बंद कर देते हैं, पर बहुत हैवी खाना, घी, तेल, ऑयली फूड, ये सब आपको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आता है दवाइयाँ। तो आपको पहला एक्सरसाइज, फिर फूड का, अपनी डाइट का बहुत ध्यान, और मेडिसिन तो रेगुलर लेना ही है, पर उसके साथ साथ ये दोनों का भी बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, किडनी और जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, इनके कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति की कंपैरिजन में कि किडनी इनकी जल्दी खराब हो? जैसा मैंने बताया कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है तो उनको किडनी ही खराब होने का डर नहीं रहता है, उनको ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है, जो सीवीए हैमरेज कहलाता है वो हो सकता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ब्रेन, हार्ट और किडनी तीनों के लिए आपको ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है।
जैसे हम आजकल सुन रहे हैं 22 साल 26 साल की उम्र में कई लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है, तो क्या इसमें कहीं यूरिन का भी कोई ऐसा है जो हम नहीं, ठीक कर सकें उसमें उसको? यूरिन का, किडनीज का कोई रोल नहीं है। उसमें कुछ तो जेनेटिक है, कुछ गलत लाइफस्टाइल है, प्रॉपर स्लीप नहीं है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है। तो ये टाइम टू टाइम हर आदमी जानता भी है और बताया भी जाता है कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, किडनी फंक्शन टेस्ट कितनी बार करवाना चाहिए? नॉर्मल एडल्ट्स और हाई रिस्क पेशेंट के लिए कोई डिफरेंस होता है क्या? जो नॉर्मल पब्लिक को तो जैसा मैंने कहा कि हर साल रूटीन चेकअप कराना चाहिए, जिसमें कि ब्लड टेस्ट, जिसमें किडनी टेस्ट भी आता है, ब्लड शुगर, जैसे जैसे एज बढ़ती है कुछ और टेस्ट बढ़ जाते हैं, जैसे प्रोस्टेट तो पीएसए कहलाता है, और अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक ऐसा टेस्ट है जो कि नॉन इन्वेजिव कहलाता है। आपको कोई पंक्चर नहीं करना है, कोई रेडिएशन नहीं है। एक्सरे में रेडिएशन होता है, अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन नहीं होता है। और रूटीन ब्लड टेस्ट एटलीस्ट साल में एक बार कराना चाहिए। किस एज से? जैसे आप 18-20 साल के होते हैं, या शुरू में आप कम से कम साल 2 साल में करा सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आप उसको हर साल, या आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, उनके लिए तो उनके जरूर लिए तो कराना ही बहुत चाहिए। ज़रूरी है। या आपके घर में पेरेंट्स डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा। अच्छा, जिनके पेरेंट्स पहले से डायबिटिक हैं या उनको हाई बीपी की दिक्कत ये रहती है, सारी उनके जेनेटिक चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जेनेटिक ये रहता है सारी इसमें? जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आपके पेरेंट्स डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, तो आप में बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपको ये बीमारियां जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपको हो सकती है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए, आपको एक्सरसाइज का, खाने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक हमारी आपकी बातचीत में बार बार आ रही है चीज़, और ये किडनी के लिए बहुत मेन चीज़ है, क्रिएटिनिन लेवल। इसका हाई और नॉर्मल क्या होता है और इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये क्यों जरूरी है? हर आदमी को इसके बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? एक क्रेटिनिन एक ब्लड टेस्ट है जिससे हमें किडनी फंक्शन पता चलता है, किडनी की हेल्थ पता चलती है। हर लैब का अलग अलग लेवल होता है, यूजुअली 1.2 टू 1.4 मिलीग्राम परसेंट हर लैब का एक हायर रेंज होता है। जैसे ही ये लेवल क्रॉस होता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो नॉर्मल आ जाता है। पर अगर ट्रीटमेंट के बाद भी अगर नॉर्मल नहीं आता है तो वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहलाती है, सीकेडी। उसके बाद आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ता है और रेगुलर दवाई, रेगुलर डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद ये 99% केसेस में इरिवर्सिबल है। आप उसको फिर रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ, जो किडनी डैमेज हो चुकी है वो वो वापस डैमेज नहीं हो ठीक गई होगी। है। पर जितना आप डॉक्टर का बातों का ध्यान रखेंगे, जितना दवाइयों का ध्यान रखेंगे, जितनी डाइट का ध्यान रखेंगे, उतना आप, अगर आपका जैसे क्रेटिनिन लेवल 2 हो गया तो जैसा हम लोगों ने देखा है कि कई साल तक आप उसको मेंटेन रख सकते हैं कि वो 2 का 3 नहीं हो, 3 का 4 नहीं हो। तो उसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उसमें भी आपने लापरवाही बरती तो वो बहुत जल्दी बढ़ेगा। जिन कारणों से बढ़ रहा है उनका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और कई साल आप निकाल सकते हैं। अगर फिर भी अगर वो बढ़ता रहता है और काफ़ी हो जाता है, आपकी यूरिन का अमाउंट कम हो जाता है, या आपको शरीर में स्वेलिंग आने लगती है, तो फिर आपको डायलिसिस कराना पड़ता है। कुछ लोगों को डायलिसिस में भी मिथ है कि डायलिसिस नहीं कराएंगे, कि एक बार डायलिसिस करा ली तो बार बार करानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। एक बार अगर डायलिसिस ज़रूरी है, अगर आपके शरीर में पानी, फिर किडनी का हमारा फंक्शन क्या है, पानी और जो हमारे शरीर के कई सारे एलिमेंट हैं उनको निकालता है। तो अगर पानी, यूरिन का वॉल्यूम कम हो गया तो शरीर में स्वेलिंग आने लगती है। उस केस में डायलिसिस ज़रूरी हो जाएगा। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है,
आपको किडनी, क्योंकि किडनी बाज़ार से मिलती नहीं है, आपको आपके रिलेटिव दे सकते हैं, तो फिर आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है जिससे कि किडनी एक बार ख़राब हुई तो वो ठीक हो सके। अच्छा, ये जो डायलिसिस है ये कितने क्रिएटिनिन लेवल पे इसकी ज़रूरत पड़ती है? ये डिपेंड करता है किसी को, जब बहुत क्रिएटिनिन लेवल हो जाता है, मैंने बताया जैसे यूरिन वॉल्यूम कम हो गया, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, मतलब पानी शरीर से नहीं निकल रहा है, उस केस में डायलिसिस ज़रूरी हो जाता है। और फिर वो आपको डॉक्टर बता सकते हैं कि हफ्ते में 1 बार होना है कि हफ्ते में 2 बार होना है, फिर वो रेगुलर आपको डायलिसिस कराना पड़ता है। अगर आप डायलिसिस सेंटर पे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे मरीज़ वो मिलेंगे जिनकी किडनी शुगर से ख़राब हुई है। मैं फिर से कह रहा हूँ, शुगर सबसे बड़ा कारण है किडनी ख़राब होने का। हाँ, जैसा कि आप तो देखते ही होंगे रोज़ जो पेशेंट आते हैं आपके पास उनमें सबसे ज़्यादा आपको शुगर ही लगता होगा। शुगर अनकंट्रोल बहुत सालों से सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, डायलिसिस होने के बाद वो हमने ज़्यादातर देखा है लोग उसको बंद नहीं हो पाती, और क्या किडनी ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बचता है या कभी ऐसा भी होता है कि डायलिसिस होने के बाद वो बंद भी हो सकती है? कभी नहीं। एक बार डायलिसिस, कब कुछ केसेस में जैसे कि स्टोन की वजह से किडनी ख़राब हो रही है, स्टोन फंसे हुए हैं, यूरिया वगैरह हम लोगों ने 18-20 क्रिएटिनिन तक देखा है। उन केसेस में डायलिसिस करके उसमें किडनी में जो ब्लॉक है स्टोन की वजह से उसको दूर किया जाता है, स्टेंट डाला जाता है। एक बार स्टेंट पड़ गया तो यूरिन आना शुरू हो जाता है। तो जो सर्जिकल कॉज हैं जिनको हम सर्जरी से ठीक कर सकते हैं, उन केसेस में यूरिया क्रिएटिनिन नीचे आ जाता है, इवन नॉर्मल भी आ जाता है। और उनमें शुरू में डायलिसिस करके फिर हम लोग स्टोन निकाल देते हैं तो काफ़ी लोग नॉर्मल हो जाते हैं। पर जो मेडिकल कंडीशंस की वजह से किडनी खराब हुई है उनकी डायलिसिस कभी फिर रुकती नहीं है, या तो वो डायलिसिस चलती रहेगी या फिर उनको ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। अच्छा, किडनी का रिकवरी रेशियो और फॉल रेशियो क्या है? मैंने बताया ना, अगर स्टोन की वजह से किडनी खराब हो रही है तो किडनी बहुत ज़्यादा रिकवर हो जाती है। सर्जिकल कॉज जितने भी हैं, बहुत रेयरली स्टोन और इवन प्रोस्टेट, इनकी वजह से लोग किडनी खराब कर लेते हैं। एक और बीमारी होती है स्ट्रिक्चर, यूरिन पैसेज बहुत टाइट होता है, अगर आप केयरफुल नहीं हैं तो वो बैक प्रेशर की वजह से किडनी खराब कर देते हैं। वो प्रॉब्लम्स अगर आपकी करेक्ट हो गई, प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो गया, स्ट्रिक्चर का ऑपरेशन हो गया, स्टोन का ऑपरेशन हो गया, तो किडनी काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर लेती है। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपके पास मान लीजिए 100 पेशेंट्स आते हैं तो उसमें कितने रिकवर कर पाते हैं और कितने नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम लोग के पास अधिकतर सर्जिकल पेशेंट्स आते हैं तो वो काफ़ी कुछ रिकवर हो जाते हैं। अच्छा, हो जाते किडनी हैं में उनमें। इतना रिजर्व होता है, मैंने बताया ना कि भगवान ने हमको 2 किडनी दी है, तो रिजर्व बहुत ज़्यादा है। इसीलिए देखिए, ट्रांसप्लांट में एक किडनी आदमी की दूसरे को लगा दी जाती है तो उसका काम भी एक किडनी पे बहुत अच्छी तरह से चलता रहता है। तो इसलिए किडनी का रिजर्व बहुत ज़्यादा होता है हमारे शरीर में, और अगर हमने टाइमली उसको, उन बीमारियों को पकड़ लिया, करवा लिया, तो किडनी रिकवर हो जाती है। अच्छा, हो जाती हैं। हो जाती अच्छा, क्या डाइट में सॉल्ट का ज़्यादा होना किडनी के लिए डेंजरस हो सकता है? सॉल्ट इनटेक लिमिट कितनी होनी चाहिए? बच्चों और एडल्ट में, एथलीट्स और सेडेंट्री लिव्स जीने वालों के लिए? देखिए, सॉल्ट का इनटेक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको पसीना आ रहा है, क्या होता है पसीने में, आपको सॉल्ट लूज़ होता है, आपको लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो कहा जाता है कि आप इलेक्ट्रॉल पाउडर लीजिए। जैसे बच्चों में ओआरएस, तो उसमें पानी में आपने कुछ नहीं है तो चीनी और नमक का घोल पिलाते थे। तो वो सॉल्ट अगर लूज़ हो रहा है तो आपको सॉल्ट ज़्यादा लेना है। नॉर्मल कोर्स में आपका 3 से 5 ग्राम सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल है। उससे ज़्यादा किडनी को नुकसान करेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इसलिए सॉल्ट की मात्रा कम से कम रखनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग फास्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आजकल तो ये ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कई ऐसी अफ़वाहें हैं, अब ये सही है या गलत है,
कि फास्टिंग से किडनी की हेल्थ पर असर पड़ता है, तो अगर ऐसा है तो इसका क्या उपाय हो सकता है? फास्टिंग से तो एक तरह से बॉडी डिटॉक्स होती है, बट अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं और जैसे रमज़ान के महीने में लोग रात में खाते हैं और दिन भर पानी भी नहीं पीते, और अगर आप बाहर हैं, स्वेटिंग हो रही है, आप काम कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी बॉडी में पानी की मात्रा कम हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन प्रोलॉन्ग अगर रहेगा तो आपकी किडनीज़ को ख़राब कर देगा, वो एक्यूट किडनी इंजरी कहलाती है। अगर आप कई दिन तक फास्टिंग कर रहे हैं तो, वरना आपने दिन में फास्टिंग किया, रात को खाना पीना खा लिया, तो वो किडनी को नुकसान नहीं करता है। 5 ऐसे कॉमन मिथ जो किडनी के लिए किडनी के हेल्थ के बारे में लोगों को गलत ज्ञान देते हैं। मिथ तो नहीं है, प्रिकॉशंस जो बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पानी, आपको किडनी बचाने के लिए आपको बहुत रेगुलर शुगर ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए, इन्फेक्शन हो जाए उनका ध्यान रखना चाहिए, पानी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए, दवाइयों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, पेन किलर्स नहीं लेने चाहिए, और देसी या जो हेवी मेटल वाली दवाइयाँ हैं, कौन लोग देते हैं पता नहीं, वो दवाइयाँ आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर वो प्रूवन है तो हम नहीं कह सकते, पर मेजॉरिटी ऑफ देसी दवाइयाँ अगर किसी क्वैक ने दी हुई हैं तो वो सब अवॉइड करना चाहिए। आपको किडनी बचाने के लिए प्रॉपर स्टोन का, प्रोस्टेट का समय समय पर चेकअप कराते रहना चाहिए और समय समय पर उनका प्रॉपर इलाज करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। बहुत से लोग पूछते हैं प्रोस्टेट कैंसर के लिए कौन से ऐसे अर्ली साइंस होते हैं जिनके बारे में हर आदमी को पता होना चाहिए, और कितनी उम्र तक इन साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखिए, प्रोस्टेट एक बीमारी है जो कि 50-60 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। आपको यूरिन में सिम्टम्स, यूरिन में रुक करके आना, बार बार आना, ब्लड आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ये सब सिम्टम हो रहे हैं तो आपको यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो जो 99% प्रॉब्लम्स हैं वो बिनाइन कहलाती हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया अच्छा। या बीपीएच, जो कि आजकल दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं, अगर आप उनको रेगुलर लेते रहते हैं तो आपके सिम्टम्स प्लस वो शरीर को, ब्लैडर को, किडनी को ख़राब नहीं करती है, पर आपको रेगुलर लेना पड़ता है। जब प्रोस्टेट बहुत बढ़ जाता है, अगर आपका उन दवाइयों से यूरिन प्रॉपर नहीं आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, किडनी पे बैक प्रेशर हो रहा है, यूरिन रुक रहा है, उस केस में आपको प्रोस्टेट की सर्जरी, जो कि आजकल लेज़र वगैरह से बहुत सक्सेसफुल है, करा लेनी चाहिए। जहाँ तक कैंसर का सवाल है, प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन नहीं है पर अनकॉमन भी नहीं है। उसके लिए सिम्टम्स कुछ अलग नहीं होते हैं, सेम जो बिनाइन में होते हैं सिम्टम्स वही कैंसर में। पर जब आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो जैसे कि पीएसए टेस्ट या एक एग्जामिनेशन होता है, पर रेक्टल एग्जामिनेशन होता है, उससे उनको शक हो सकता है और अकॉर्डिंगली वो उसको ट्रीटमेंट या आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो उसका प्रॉपर इलाज शुरू कर सकते हैं। जैसा भी आपने बताया कि प्रोस्टेट कैंसर का जो होने के चांसेस हैं वो लगभग 50 या 60th में आते हैं, तो ऐसे क्या चेंजेस हम कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में जिससे इसके चांसेस कम रहें? वैसे तो देखिए, सारे कैंसर्स का ये क्लियर नहीं है कि क्यों होते हैं, पर ओबीज, ओवरवेट, जो बॉडी के और भी कैंसर्स हैं, केवल ओरल और लंग कैंसर नहीं, बट काफ़ी सारे कैंसर्स का कॉमन कॉज इज़ टोबैको। तो स्मोकिंग, बहुत अल्कोहल कंजम्पशन, ये सब आपको अवॉइड कराना चाहिए, और रेगुलर 60 के ऊपर एटलीस्ट हर साल पीएसए टेस्ट, यूरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन, ये सब कराते रहना चाहिए, जिससे कि आपका अगर कैंसर डेवलप होता है तो अर्ली स्टेज में हो, जिससे कि उसका प्रॉपर इलाज हो सके। जैसे आजकल हमने देखा है कई लोग अल्कोहल से भी दूर रहते हैं, स्मोकिंग से भी दूर रहते हैं, फिर उनको कैंसर कैसे हो जाता है? जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे कॉजेज़ क्लियर नहीं हैं। कैंसर, बहुत सारे कैंसर क्यों होते हैं, बहुत सारे टी टोटलर्स हैं,
बहुत सात्विक जीवन बिताते हैं, फिर भी उनको कैंसर हो जाता है। तो हमारे इतना पोल्यूशन है, खाने पीने में इतना पोल्यूशन है, इतना मिक्स खाना आपको मिल रहा है, तो वो स्टडीज़ अभी नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों कैंसर्स बढ़ रहे हैं। प्लस आजकल दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं कि आपकी आजकल लॉन्गेविटी, जो कि पहले 55-60 साल थी, आज 75-80 साल है। तो जब एज बढ़ेगी तो कैंसर्स और इस टाइप की हार्ट रिलेटेड बीमारियाँ वो जाहिर है कि बढ़ेंगी, तो इसलिए कैंसर्स वगैरह ज़्यादा डेवलप होंगे। पोल्यूशन है, तो ये सब रीज़न हो सकते हैं जो कि हाँ, कुछ एज भी कारण हो सकता है। जैसे अपने बॉलीवुड के एक अभिनेता हैं दिलीप कुमार जी, वो शायद प्रोस्टेट कैंसर की ही वजह से खत्म हुए थे। कहा जाता है कि 80 साल की उम्र में ऑलमोस्ट 80% को प्रोस्टेट कैंसर होगा, होता है। क्योंकि वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। पर अगर 80 साल में हो रहा है तो उसके लिए इतना फिर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है, उसका इलाज संभव है। और प्रोस्टेट कैंसर की वजह से 80 साल की उम्र में डेथ नहीं होती है। बाकी आपकी और सारी बीमारियां हैं, आपको ब्लड प्रेशर है या हार्ट है, तो उससे भी डेथ हो सकती है। कैंसर प्रोस्टेट स्लोली चलता रहता है। तो इसकी स्क्रीनिंग कब से शुरू करानी चाहिए? किस एज के बाद जरूरी है इसकी स्क्रीनिंग कराना? स्क्रीनिंग 50+ जैसे मैंने बताया एज होती है, और जैसे जैसे आपकी 50+ हो जाती है तो आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। एटलीस्ट 40-50% लोगों में प्रोस्टेट के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। उसी समय से आपको रेगुलर अल्ट्रासाउंड, पीएसए ईयरली एटलीस्ट कराते रहना चाहिए। जैसे कि कभी तो ये पीएसए एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि आपका यूरोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं, और अल्ट्रासाउंड। प्रोस्टेट की सर्जरी हम कब तक अवॉइड कर सकते हैं और कब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कराना? जैसे आजकल दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिव हैं। पहले ज़माने में 20-30 साल पहले आपको काफ़ी केसेस में प्रोस्टेट सर्जरी कराना पड़ता था, पर अब मेडिसिन्स बहुत इफ़ेक्टिव है, तो सर्जरी का रेट काफ़ी कम हो गया है। सर्जरी बहुत कम लोगों को करानी पड़ती है। जब प्रोस्टेट बहुत बढ़ जाता है 70-80 ग्राम, 40-50 ग्राम प्रोस्टेट यूजुअली दवाइयों से ठीक हो जाता है। पर अगर बहुत बढ़ जाता है और आपको उसके कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं और दवाइयाँ इफ़ेक्टिव नहीं हैं, दवाइयाँ लेने के बावजूद आपको प्रॉब्लम है, उस केस में फिर सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। और सर्जरी आजकल बहुत अच्छी होती है और लेज़र से उसका इलाज बहुत ईज़िली संभव है। अच्छा, एक पीएसए यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट क्या होता है और किस तरह से ये प्रोस्टेट कैंसर के अर्ली डिटेक्शन में मदद करता है? ये प्रोस्टेट से रिलेटेड टेस्ट है, पीएसए कहलाता है, बट ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट है। आपके शरीर में अगर यूटीआई यूरिन इन्फेक्शन है तब भी ये बढ़ जाता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर ये ब्लड टेस्ट है जो कि 50-55 साल के ऊपर हमको हर साल एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट, कुछ ही कैंसर्स हैं जिनके की स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर के लिए पीएसए। तो आप हर साल पीएसए का टेस्ट कराते रहिए और यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके। तो वो दूसरे एग्जामिनेशन, जैसे मैंने बताया पर रेक्टल एग्ज़ाम करने से अगर फिर भी डाउट रहता है तो एमआरआई और डिफरेंट टेस्ट करा के कंफर्म कर सकते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है। तो पीएसए एक बहुत यूज़फुल टेस्ट है। अच्छा, प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में कितना सक्सेसफुल होता है? क्या सर्वाइवल रेट अच्छा होता है? सर्वाइवल रेट प्रोस्टेट कैंसर का बहुत अच्छा है। आजकल लैप्रोस्कोपिक रोबोटिक सर्जरीज़ की मदद से पूरा का पूरा प्रोस्टेट निकाल दिया जाता है अगर अर्ली स्टेज में पता चलता है। अगर कैंसर बॉडी के किसी अगर अलग हिस्से में नहीं गया हुआ है तो सर्वाइवल और उसका क्योर पॉसिबल है। अब बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन का रिस्क किस तरह के लोगों में सबसे ज़्यादा होता है? यूरिनरी ब्लैडर कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है स्मोकिंग, टोबैको यूज़। फिर आता है आपका किसी केमिकल के टच, आप बहुत केमिकल के टच में रहते हैं तो इट इज़
केमिकल रिलेटेड, तो और सबसे ज़्यादा स्मोकर्स में ये कॉमन है। कोई 5 ऐसे हैबिट शेयर कर सकते हैं जो हमारे को ब्लैडर से दूर रखें? आपको स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा। बहुत जैसे केमिकल, जैसे पेंटर्स होते हैं, वो ध्यान नहीं रखते, तो उनको बॉडी से बहुत ज़्यादा पेंट टच ना हो। आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें, जो कि अवेयरनेस अभी नहीं है हमारे यहाँ। पानी खूब पीते रहे। कभी भी आपके यूरिन में ब्लड आए तो आपको इमीडिएट कंसल्ट करना चाहिए। इमीडिएट एक अल्ट्रासाउंड इतना सिंपल टेस्ट है, उससे ब्लैडर ट्यूमर, ब्लैडर कैंसर बहुत आसानी से दिख जाता है। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर हेल्थ के हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि ऐसी कौन सी हेल्थ प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म में इन ऑर्गन्स की हेल्थ को प्रिजर्व कर सके? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी पीना। उसको कितना भी कहा जाए तो, क्योंकि हमारा कंट्री गर्म कंट्री है, जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ तो पानी थोड़ा सा ही काफ़ी है, पर हम लोगों के यहाँ पानी बहुत पीना ज़रूरी है। दूसरा है कि यूरिन बहुत ज़्यादा आपको होल्ड नहीं करना चाहिए, वो भी ब्लैडर को डैमेज करता है। तीसरा होता है कि आप अपने जो बीमारियां हैं उनका नेग्लेक्ट ना करें, प्रॉपर सही समय पे इलाज करें। जैसे प्रोस्टेट है, स्टोन्स हैं, ये सब ब्लैडर को ख़राब करते हैं। तो आपको अगर प्रोस्टेट की वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है, स्टोन्स की वजह से तकलीफ़ हो रही है, तो उसका दवाई के माध्यम से, या दवाई से आपको इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा है तो सर्जरी के पर आपको इलाज कराना है, तभी आप ब्लैडर को सही रख सकते हैं। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हाइड्रेशन का क्या रोल होता है? हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, किडनीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, ब्लैडर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमको समय समय पर पानी रेगुलर इंटरवल पे पीते रहना चाहिए। पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ, लोग रात में भी बहुत पानी पीते हैं, फिर वो रात में उठते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो पानी पीना ज़रूरी है, पर आप दिन में पिएं। सोने से पहले, सोने से थोड़ी देर पहले कोई भी लिक्विड, पानी, दूध, अगर आपको रात में उठना पड़ता है तो कम कर देना चाहिए। हमें दिन में ज़्यादा पानी पीना दिन में चाहिए ज़्यादा जिससे हमारा हाइड्रेशन ठीक हमारी रहे। रिक्वायरमेंट भी दिन में ज़्यादा होती है, वर्किंग टाइम में ज़्यादा होती है, जब हम सो जाते हैं, प्लस रातें ठंडी होती हैं, आप एसी में सो रहे हैं और नहीं भी सो रहे हैं तो टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पानी की कम हो जाती है, दिन में ज़्यादा रहती है। जैसे ये एक कॉमन सवाल है, ऐसे ही एक कॉमन सवाल और है, यूरिन को हमें कितनी देर तक रोकना चाहिए? क्योंकि कई लोग यूरिन को बहुत देर तक रोके रहते हैं। जब तक आप थोड़ा बहुत तो होल्ड कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। आपको टॉयलेट, भैया आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप नहीं जा पा रहे हैं, या आपको बहुत जल्दी जल्दी आने की टेंडेंसी है, तो आप बहुत लिक्विड लेके ना चलें। ये प्रिकॉशन है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा देर होल्ड ना करना पड़े। थोड़ा बहुत देर तो होल्ड कर सकते हैं, या कभी आप होल्ड कर सकते हैं, बट अगर आपने हैबिट बनाई हुई है ब्लैडर को होल्ड करने की, तो वो क्रॉनिक रिटेंशन टाइप की एक बीमारी रहती है, लेजी ब्लैडर सिंड्रोम कहलाता है। अगर आप, फिर वो ब्लैडर आसानी से खाली नहीं होता, तो इसलिए आपको कभी कभी तो ठीक है, पर रेगुलर आपको हैबिट नहीं बनानी चाहिए कि आप उसको जल्दी पास नहीं कर रहे हैं, रोक के बैठे हुए हैं। अच्छा, एक और है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं और कैसे चेक करना चाहिए कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल होता है, कुछ आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है। शुगर जब अनकंट्रोल्ड होती है तो आपके कई ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है, उसमें एक ब्लैडर भी है। जैसे आपके पैरों में झंझनाहट होने लगती है, तो उस केस में न्यूरोपैथी कहलाता है। उस केस में भी आपको यूरिन या तो जल्दी जल्दी आएगा और बाद में खाली नहीं होता है। तो किसी किसी को प्रोस्टेट या रुकावट की वजह से ब्लैडर अनस्टेबल ब्लैडर कहलाता है। तो ब्लैडर थिक वॉल्ड हो जाता है, यूरिन बहुत जल्दी जल्दी आता है, यूरिन पूरा खाली नहीं होता है। तो इन्फेक्शन में, यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई में आपको यूरिन बहुत जल्दी जल्दी आता है। तो ये सारी बीमारियां, इनका अगर आप इलाज करते रहेंगे तो आपको इससे मुक्ति मिल सकती है। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर एक सीरियस कंडीशन है, ऐसे 5 रिस्क फैक्टर क्या हैं जो कॉमन आदमी को अवॉइड करने चाहिए टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लैडर कैंसर? जैसे मैंने कहा, लॉन्ग स्टैंडिंग स्टोन्स,
एनी इरिटेशन टू द ब्लैडर, बार बार इन्फेक्शन, आपको स्मोकिंग की हैबिट, आपको किसी केमिकल से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको ब्लैडर कैंसर बढ़ाती हैं। तो ये सब अवॉइड करना चाहिए। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के लिए कौन से स्क्रीनिंग मेथड्स अवेलेबल हैं और इनका कब यूज़ करना चाहिए? एक तो रूटीन टेस्ट, जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो या आपको यूरिन में ब्लड आ रहा है तो अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन से आपको पता चल जाता है कि ब्लैडर ट्यूमर है, वो कितना बड़ा है। तो उसको फिर हम लोग दूरबीन के जरिए यूरिन के रास्ते से निकाल के बायोप्सी के लिए भेज देते। उसमें अधिकतर जो ब्लैडर ट्यूमर होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं, पर उनको बार बार होने की टेंडेंसी होती है। तो जो आपके रिस्क फैक्टर्स हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा। और अगर वो कैंसरस नहीं है तो आपको रूटीनली चेकअप कराना पड़ता है कि वो दोबारा डेवलप तो नहीं हो रहा। अगर उसमें कैंसर आता है तो उसमें फिर बहुत बड़ा ऑपरेशन करके पूरा यूरिनरी ब्लैडर निकालना पड़ता है और यूरिन का रास्ता दूसरा बनाना पड़ता है। यूरिनरी ब्लैडर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज क्या है जो मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करेगी? यूरिनरी ब्लैडर के लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज कहलाती है वो कीगल एक्सरसाइज कहलाती है। उसको आप इंटरनेट पे, वेबसाइट पे देख सकते हैं। वो तब ज़रूरत पड़ती है जिससे बहुत ज़्यादा डिलीवरीज़ के बाद या प्रोस्टेट सर्जरी के बाद जो आपका पेल्विक फ्लोर है वो वीक हो जाता है, तो आपको यूरिन होल्ड नहीं कर सकते, यूरिन लीक हो जाता है। उन केसेस में आपको कीगल एक्सरसाइजेस, ब्लैडर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस वो काफ़ी मदद करती है। अब हम आ जाते हैं इस पॉडकास्ट के एंड क्वेश्चन के ऊपर। ये लास्ट क्वेश्चन है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर से रिकवरी का प्रोसेस कैसा होता है और इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है? यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हम लोगों के यहाँ बहुत कॉमन नहीं है, और जैसा मैंने बताया कि 99% कैंसर नहीं होता है, पर आपको बार बार हो सकता है। इसके लिए बार बार आपको दूरबीन द्वारा उसको निकलवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ यूरिन टेस्ट आते हैं जिसमें चांसेस ज़्यादा हैं, उसमें यूरिन टेस्ट से स्क्रीनिंग की जा सकती है। और जो कैंसर हैं उनमें तो ब्लैडर निकाल दिया जाता है, एक अलग से यूरिन का रास्ता या नॉर्मल पैसेज में भी एक ब्लैडर, कृत्रिम ब्लैडर बना के लगा दिया जाता है। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, पता लगा हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है और ये भी पता लगा कि किडनी और यूरिन कितना इम्पोर्टेंट होता है एक शरीर के लिए। मैं आशा करता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी आपकी ये बातें बहुत अच्छी लगेगी होंगी और काफ़ी लोगों को इससे एक एजुकेट लोग हुए होंगे कहीं ना कहीं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ऐसा कुछ विषय लेकर के आएँ जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले। आप एंड में क्या कहना चाहेंगे, अगर 2 लाइन्स में आप हाँ, बताना चाहेंगे? जैसे हर हाँ। चीज़ में होता है टेक होम मैसेज। नंबर 1, पानी खूब पीते रहें, उल्टी सीधी दवाइयों का सेवन ना करें, अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि शुगर, बीपी का बहुत ध्यान रखें, रूटीन चेकअप कराते रहें। किडनी स्टोन्स वगैरह का आप दवाइयाँ ज़रूर लें, पर अगर वो नहीं निकला है तो रूटीन चेकअप के ज़रिए जानते रहें कि वो निकल नहीं रहा है, क्योंकि केवल छोटे स्टोन्स वगैरह दवाइयों से निकल सकते हैं, बड़े स्टोन नहीं। तो आपको कब उसको सर्जरी से निकलवाना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर पर आप कुछ लोग सालों साल दवाइयाँ लेते रहते हैं, वो सही नहीं है। हाँ, रेगुलर मेडिसिन्स को कहीं न कहीं हमारे को अवॉइड करना चाहिए और ख़ास तौर से पेन किलर को जो आदमी नॉर्मल समझता है या एक नहीं, मेडिकल से जाकर के ले आता है, वो कहीं न कहीं हमारे शरीर के बहुत लिए काफ़ी कम नुकसानदायक है। बहुत कम उपयोग करना चाहिए। पेन किलर्स किडनी के लिए काफ़ी खतरनाक है। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, ये वीडियो स्पॉन्सर किया है लिवेनो क्लॉथिंग ने। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नीचे बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।